चलिए, गुड आफ्टरनून। हम स्टार्ट कर रहे हैं बीएनएस की क्लास। लास्ट क्लास में हमने बीएनएस में अभी इंट्रोडक्शन वाला पार्ट ही स्टार्ट किया है, क्योंकि जस्ट हमने ये नया सब्जेक्ट स्टार्ट किया है। आप देखिए, फास्ट फास्ट 5 मिनट्स में अभी तक रिवाइज करते हैं कि हमने अभी तक की क्लासेस में क्या किया हुआ है। अभी तक की क्लासेस में हमने स्टार्टिंग में सबसे पहले समझने की कोशिश की कि ये जो एक्ट आया है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों हमें पुराने लॉ से नए में शिफ्ट होना पड़ा। ये मेंस के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको डिटेल में आंसर इसका लिखवा दिया गया है। फिर हमने ये समझा कि एक्चुअल में जो प्रैक्टिकली जब हम इसे देखते हैं बीएनएस को, तो उसका यूज़ होता कहाँ पे है। बीएनएस बेसिकली हमें क्या कर रहा है, आईपीसी या बीएनएस बेसिकली हमें क्या बता रहा है, वो ऑफेंसेस को, क्राइम्स को डिफाइन कर रहा है। उनके इंग्रेडिएंट्स हमें बताए गए हैं कि कब अगर ये इंग्रेडिएंट्स फुलफिल होते हैं तो ये पर्टिकुलर क्राइम कमिट माना जाएगा। और अगर कोई पर्टिकुलर क्राइम कमिट हो रहा है तो उसके लिए क्या रेमेडी होगी, क्या उसकी इम्प्रिजनमेंट होगी, पनिशमेंट होगा, वो कहाँ दिया हुआ है हमें, बीएनएस में। बट उस क्राइम के लिए उस रेमेडी तक पहुंचने का जो रास्ता है वो हमें कहाँ दिया हुआ है, सीआरपीसी में दिया हुआ है। वो रास्ता हम ट्रेवल किसके थ्रू करेंगे, सीआरपीसी के थ्रू करेंगे। बट वहां पे टाइम एंड अगेन हम डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे बीएनएस को सिर्फ रेफर करते रहेंगे, ये हमने समझा। फिर हमने समझा कि जब पुराने लॉ से हम नए लॉ में शिफ्ट हो रहे हैं तो देयर आर चांसेस कि कुछ लूप होल्स रह जाते हैं, कुछ वैक्यूम रह जाता है। उस वैक्यूम को फिलअप करने के लिए सेक्शन 358 इन्होंने ड्राफ्ट किया, नया सेक्शन है। कल की क्लास में हमने पढ़ा कि सेक्शन 358 हमें क्या बता रहा है कि आईपीसी तो रिपील हो गया है, बट ये जो क्लॉजेज हैं, कुछ चीज़ें जो हैं उसको हम क्या करके चल रहे हैं, उसको सेव करके चल रहे हैं। वो हमने कल डिटेल में पढ़ लिया। और कब पुराना लॉ लगता है, कब नया लॉ लगेगा, उसके लिए हमने फिर वो दीपू वाला केस पढ़ लिया था। दीपू वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, 2024 इलाहाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट है। अब थोड़ा सा हम बीएनएस को स्टार्ट कर रहे हैं। बीएनएस को स्टार्ट करने का मतलब, बेयर एक्ट पे अभी भी नहीं आ रहे हैं हम। बीएनएस को स्टार्ट करने से पहले एक बेस आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें डिफरेंट डिफरेंट क्राइम्स यहाँ पे पढ़ने हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको स्टार्ट करवाऊंगा जब बीएनएस, तो हम दो तरह के ऑफेंसेस होते हैं जो जनरली बीएनएस में आपको दिए हुए हैं। एक ऑफेंसेस अगेंस्ट दी बॉडी होते हैं, एक ऑफेंसेस अगेंस्ट दी प्रॉपर्टी होते हैं। बॉडी मतलब किसी की बॉडी के साथ कोई ऑफेंस करना, कल्पेबल, होमिसाइड, मर्डर, किडनैपिंग, ये सारी चीजें कहाँ दिया हुआ है, बीएनएस में दिया हुआ है। प्रॉपर्टी के अगेंस्ट ऑफेंसेस कौन से होंगे, थेफ्ट, रॉबरी, एक्सटॉर्शन, ये सारे ऑफेंसेस कौन से हो जाएंगे, प्रॉपर्टी वाले ऑफेंसेस। तो इनको करने से पहले हमें एक जनरल जुरिस्प्रूडेंस, यानी कि बेसिकली क्राइम होता क्या है, किसी भी ऑफेंस या क्राइम के लिए क्या कंपोनेंट्स होते हैं जो फुलफिल होने चाहिए, वो हमें समझना बहुत जरूरी है। जब वो नहीं हमें पता होंगे तो फिर विदाउट उसके हम किसी भी क्राइम की, किसी भी ऑफेंस की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, उसका बेनिफिट नहीं होगा आपको। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक, हम बेसिकली पढ़ रहे हैं आज कंपोनेंट्स ऑफ क्राइम। किसी भी क्राइम के दो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, बट ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर मेंस। मेंस में एक बार ही नहीं, नंबर ऑफ टाइम्स आपसे ये पूछा भी जा चुका है। छोटा सा क्वेश्चन लगेगा जरूर आपको सुनने में, बट इतना छोटा है नहीं है, डिटेल में 2 क्लासेस लग जाएंगे उसके ऊपर। किसी भी क्राइम के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक एक होता है एक्टस रियस और दूसरा होता है मेंस रिया। एक्टस रियस मतलब, एक्ट का मतलब क्या होता है, आपके एक्ट फिजिकली जो आप एक्ट कर रहे हो, कौन से एक्ट कर रहे हो। रियस का मतलब होता है एक्ट, एक्टस का मतलब है एक्ट, रियस का मतलब होता है विच आर प्रोहिबिटेड बाय द लॉ। अगर आप कोई ऐसा एक्ट कर रहे हो विच विच इज प्रोहिबिटेड बाय द लॉ, तो वो क्या बन जाएगा, एक्टस रियस वहां पे क्रिएट होगा। बिना एक्ट किए हम ऑफेंस तो नहीं कर सकते। किसी भी क्राइम को करने के लिए, किसी भी ऑफेंस के लिए दो बेसिक इंग्रेडिएंट है जो फुलफिल होने चाहिए। पहला है उसमें से एक्टस रियस। आज की क्लास में हम एक्टस रियस को बहुत डिटेल में जाके पढ़ने वाले हैं कि क्या होता है और कैसे कैसे कवर होगा उसमें। दूसरा जो कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, मेंजरिया। मेंजरिया का मतलब होता है गिल्टी माइंड। आपकी जो इंटेंशंस हैं वो इस लेवल की है कि आप उस पर्टिकुलर क्राइम को करने जा रहे हो। जब हम मेंजरिया का टॉपिक पढ़ेंगे, थ्रू आउट बीएनएस, थ्रू आउट आईपीसी जो पुराने वाला था, जो टर्म मेंजरिया हमें बेयर में कहीं पे भी लिखी हुई नहीं मिलने वाली है। एक्टस रियाज का एक्ट तो हमें जरूर मिल जाएगा, जैसे अगर हम नया वाला बेयर एक्ट उठाते हैं तो सेक्शन 2 का सब सेक्शन 1 में ही एक्ट आपको लिखा हुआ है। पहले ये एक्ट हमें सेक्शन 33 में दिया होता था आईपीसी। अगर आप यहाँ पे देखोगे, कॉरेस्पॉन्डिंग वाला सेक्शन हमारे पास यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है। तो ये एक्टस रियस का एक्ट तो हमें यहाँ पे डिफाइंड है,
बट जो मेंजरिया है वो थ्रू आउट कहीं पे लिखा नहीं हुआ। मेंजरिया कैसे हम किसी क्राइम में देखेंगे वो लेटर ऑन जैसे उस टॉपिक के ऊपर हम आते हैं, ठीक है। तो हम दो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, पहला एक्टस रियाज और दूसरा मेंजरिया। एक्टस रियाज का मीनिंग आपको क्लियर हो गया है, कोई भी एक्ट। अब एक चीज और समझना, जब पहले आपके पास सेक्शन 33 दिया होता था ना, पहले जब आपके पास सेक्शन 33 दिया होता था, वो सिर्फ एक्ट को डिफाइन नहीं कर रहा था, वो साथ में किसको, ओमिशन को भी डिफाइन कर रहा था। एक्ट एंड ओमिशन दोनों ही क्या हम मान के चल रहे हैं, एक्ट का पार्ट मान के चल रहे हैं, एक्टस रियाज का पार्ट चल रहे हैं। एक्ट क्या होता है, किसी चीज को करना, मैं कोई ऐसा एक्ट कर रहा हूं विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। ओमिशन क्या होता है, अदरवाइज मैं किसी चीज को करने के लिए क्या था, बाउंड था, मेरी ड्यूटी थी बाय लॉ उस चीज को करने के लिए, बट मैं उस चीज को नहीं कर रहा हूं, ऑपोजिट हो गया उसका, तो उस चीज को हम कहते हैं ओमिशन। पहले ये एक्ट और ओमिशन जो है ये दोनों हमें कहां पे दिए हुए थे, सेक्शन 33 में दिए हुए थे। अब चेंज सिर्फ इतना सा आया हमारे पास कि एक्ट को अलग से दे दिया इन्होंने सबसेक्शन 1 में, ओमिशन को इन्होंने अलग से दे दिया 2 सबसेक्शन 25 में। आगे चल के हम पढ़ते हैं। अब देखो एक्ट होता क्या है, पहले एक्ट समझ रहे हैं, फिर इसमें लिखते हुए हम इसके डिटेल में जाएंगे। एक्ट डिनोट्स एज वेल अ सीरीज ऑफ एक्ट्स एज अ सिंगल एक्ट, यानी कि वो कहता है एक्ट में सिर्फ एक सिंगल एक्ट ही नहीं आपका काउंट होगा, अगर कोई सीरीज ऑफ एक्ट है वो भी इसमें क्या होंगे, काउंट होंगे। देखो कई बारी क्या होता है, मेरे एक सिंगल एक्ट से ही सामने वाला, मेरे जो मैं सिंगल एक्ट कर रहा हूं वही उस एक्ट से क्या होता है, एक ऑफेंस कमिट हो जाता है। बट कुछ एक्ट ऐसे होते हैं सिंगल एक्ट से कोई ऑफेंस नहीं बनता, बट जब हम डिफरेंट वो सीरीज ऑफ एक्ट्स को कंबाइन करते हैं तब जाके वो ऑफेंस बनता होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक्स ने वाई का मर्डर करना है तो उसने सपोज गन चलाई और उसका मर्डर कर दिया, तो ये सिंगल एक्ट है उसका, उसने गन चलाई और मर्डर कर दिया, तो ये जो सिंगल एक्ट है, दिस एक्ट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। कौन से एक्ट होते हैं प्रोहिबिटेड बाय लॉ, वो जो यहाँ पे लॉ में दिए हुए हैं। तो ये तो सिंगल एक्ट हो गया। एक ऑफेंस हम आगे चल के पढ़ेंगे, स्टॉकिंग का ऑफेंस। स्टॉकिंग क्या होता है, किसी को स्टॉक करना, चेज करना। लाइक अब अगर कोई किसी को स्टॉक करता है तो जरूरी नहीं है कि वो उसके पीछे पीछे ही जा रहा है, उसके किसी भी कंप्यूटर रिसोर्स को अगर वो टारगेट कर रहा है, उसकी प्रोफाइल को स्टॉक कर रहा है, बहुत सारी, मतलब यहाँ पे देखो 3-4 एक्ट वो एक साथ कर रहा है। सपोज उसके पीछे भी जा रहा है, उसके कंप्यूटर को भी हैक कर रहा है, उसके जो प्रोफाइल्स होती हैं पब्लिक प्रोफाइल जो सोशल मीडिया वगैरह, उसको हैक कर रहा है या कुछ ऐसा कर रहा है। तो ये क्या है, ये अलग अलग उसके एक्ट है। जब इसको हम कंबाइंड कर देंगे, कितने 3 या 4 जो हमारे एक्ट है, इसको हम कहेंगे सीरीज ऑफ एक्ट्स। जब इसको हम सिंगल एक्ट कोई भी ऑफेंस नहीं बना रहा है, बट जब हम इसको कंबाइन कर देंगे तो वो ऑफेंस बन जाएगा स्टॉकिंग का। जब स्टॉकिंग का ऑफेंस हम पढ़ेंगे वहां पे लिखा हुआ है कि सिंगल एक्ट से कुछ नहीं होने वाला, अगर आप एक बार ये चीज करो तब कुछ नहीं होगा, बट जब हम कंबाइंड कर रहे हैं तो कौन सा ऑफेंस बन रहा है, स्टॉकिंग का। तो यहाँ पे वो एक्ट को डिफाइन कर रहा है। एक्ट का मतलब क्या हुआ है, अब ध्यान से देखना, डिनोट्स एज वेल एज सीरीज ऑफ एक्ट्स एज अ सिंगल एक्ट। कहता है एक्ट में सिंगल एक्ट तो आएगा ही आएगा अगर सिंगल एक्ट से ऑफेंस कमिट हो रहा है, बट अगर आपके किसी पर्टिकुलर सिंगल एक्ट से ऑफेंस नहीं कमिट हो रहा, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑफेंस जो एक्ट जो है, मतलब 3 या 4 एक्ट्स को मिला के कोई ऑफेंस कमिट हो रहा है, तो वो जो सीरीज ऑफ एक्ट्स हैं वो भी एक्ट का पार्ट रहने वाले हैं। तो आपको यहाँ पे ये समझ आया, एक्ट इज इक्वल टू सिंगल एक्ट प्लस या और सीरीज ऑफ एक्ट्स, ये दोनों एक्ट में रहेंगे। ओमिशन क्या होता है एक बार आप वो देख लीजिए, 225 में आपको दिया हुआ है। बेयर एक्ट साथ के साथ खोल लिया करो, जो मैं यहाँ पे दिखा रहा होता हूँ आपको। पहले ये कहाँ दिया हुआ था, 33 में, आईपीसी के 33 में था, अभी वो अलग अलग हो गया है 21 में और 225 में। ओमिशन भी सेम ही डेफिनेशन है। एक्ट होता है किसी, जो एक्ट मतलब कोई प्रोहिबिटेड जो बाय लॉ है उसको हम कर रहे हैं तो उसको एक्ट कह रहे हैं। ओमिशन मतलब मैं अदरवाइज किसी चीज को करने के लिए बाउंड था, बट मैं अब उस चीज को नहीं कर रहा हूं, अब मैं उस चीज को नहीं कर रहा हूं, मेरी लॉ के अकॉर्डिंगली मेरी ड्यूटी बनती है उस चीज को करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, एक पुलिस ऑफिसर है, आप उसको कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन देते हो, उसकी ड्यूटी क्या है, वहां पे एफआईआर लॉन्च करेगा। तो बाय लॉ वो क्या है, वो ड्यूटी बाउंड है उस चीज को करने के लिए, बट वो एफआईआर को लॉन्च नहीं करता। तो यहाँ पे उसने कोई एक्ट नहीं किया, उसने ओमिशन किया, यानी कि वो कुछ नहीं कर रहा फिर भी वो ऑफेंस बन जाएगा। कैसे बनेगा देखो, ओमिशन पहले समझते हैं क्या होता है। ओमिशन डिनोट्स अ सिंगल ओमिशन एज वेल एज सीरीज ऑफ ओमिशन।
जैसे एक्ट होता है सिंगल एक्ट एज वेल एज सीरीज ऑफ एक्ट्स, सेम उसी तरह से ओमिशन भी क्या होगा, सिंगल ओमिशन भी ओमिशन में काउंट होगा। अगर सिंगल ओमिशन से ऑफेंस के इंग्रेडिएंट्स फुलफिल नहीं हो रहे हैं, 3-4 सीरीज ऑफ ओमिशंस को हम इकट्ठा करके वो ऑफेंस मेड आउट हो रहा है, तो वो भी ओमिशन में कवर होगा। प्रीलिम्स के लिए याद रख लेना, पहला एक्ट कहाँ पे डिफाइंड है, ओमिशन कहाँ पे डिफाइंड है, दोनों अलग अलग हो गए ना, 2(1) में और 2(25) में, आईपीसी के 33 में हमें दिया होता था। और दोनों में सिंगल एक्ट और सिंगल ओमिशन ही नहीं, सीरीज ऑफ एक्ट और सीरीज ऑफ ओमिशन भी इंक्लूड रहेंगे। अब हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, देखो बिना कुछ एक्ट किए, ये दोनों एक्ट की डेफिनेशन में लेके आ रहे हैं हम, एक्ट और ओमिशन एक ही बात है, ठीक है। अब बिना कुछ, ध्यान से समझना इस चीज को, बिना कुछ किए मैं कोई ऑफेंस थोड़ा ना कर सकता हूं। अगर मुझे कोई ऑफेंस करना है, जो भी क्राइम होगा, चाहे मर्डर है चाहे थेफ्ट है, तो उसमें मुझे कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, एक्ट करना पड़ेगा, फिजिकल एक्ट करना पड़ेगा, या कुछ ओमिशन करना पड़ेगा विच इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एक्ट, तब जाके वो ऑफेंस माना जाएगा। बिना एक्ट किए तो ऑफेंस हो ही नहीं सकता। तो एक्टेस रियास इंपॉर्टेंट है किसी भी क्राइम को कमिट करने के लिए, बिना एक्टेस रियास के क्राइम नहीं होगा। सिमिलरली जब मेंजरिया पढ़ेंगे तो उसके ऊपर भी आते हैं वो कैसे इंपॉर्टेंट है। जब ये दोनों बनेंगे तब जाके कोई क्राइम होगा, विदाउट इनके क्राइम नहीं बन सकता, नो डाउट। कुछ एक्सेप्शंस यहाँ पे अभी भी हैं हमारे पास, जो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी वगैरह वो लेटर ऑन हम पढ़ेंगे, बट अभी के लिए हम पढ़ रहे हैं कि बिना बिना एक्टेस रियाज के और मेंजरिया के ऑफेंस नहीं कमिट होगा। थोड़ा सा लिखिए इसमें, हेडिंग करना आप इसमें, कंपोनेंट्स ऑफ क्राइम, कंपोनेंट्स ऑफ क्राइम। सिर्फ प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए भी, प्रीलिम्स के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है ये, मेंस के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है टॉपिक। अभी बेयर तो एक्चुअल में हमने शुरू भी नहीं किया, सिर्फ डेफिनेशन में से 2 डेफिनेशंस पढ़ी हैं, एक्ट क्या होता है और ओमिशन क्या होता है। वो भी इसलिए पढ़ लिया क्योंकि उसको हमने यहाँ पे यूज़ करना है। एक्चुअल में बीएनएस अभी हमने स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि जब हम बीएनएस स्टार्ट करेंगे तो थ्रू आउट बीएनएस हमें क्या पढ़ना है, वेरियस ऑफेंसेस की डेफिनेशंस पढ़नी है। तो पहले ऑफेंस की डेफिनेशन से हमें एक्चुअल में कंपोनेंट्स तो पता होना चाहिए ना, कि कोई क्राइम जो है वो कैसे बनता होता है, तो वो हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इसमें लिखिए, कंपोनेंट्स में फर्स्ट लिखना एक्टस रियस, सेकंड मेंस रिया, एक्टस रियस एंड मेंस रिया। अब इसमें फर्स्ट लिखना एक्टस रियस, ये फर्स्ट टॉपिक है। मोस्ट प्रोबेबली आज पूरी क्लास में यही चलेगा, मेंस रिया पे हम नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि अब इसको डिटेल में लेके जा रहे हैं। अब एक्टस रियाज में जो ये एक्टस होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, इट इज एक्ट। एक्टस का मतलब क्या हुआ, एक्ट, और रियाज का मतलब क्या हुआ, प्रोहिबिटेड बाय लॉ। तो एक्टस रियाज क्या बन गया हमारे पास, एक्ट्स प्रोहिबिटेड बाय लॉ। इसमें एक्ट के लिए लिखिए थोड़ा सा, मूवमेंट ऑफ मस्कुलर पार्ट ऑफ बॉडी, इन जनरल हम लिख रहे हैं। जो आपको 2(1) में डेफिनेशन दिया हुआ है दैट इज इंक्लूसिव डेफिनेशन। इंक्लूसिव डेफिनेशन क्या होता है, वो उसको डिफाइन नहीं कर रहा है, वो सिर्फ बता रहा है कि एक्ट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी। एक्ट में सिंगल एक्ट भी इंक्लूड होगा और सीरीज ऑफ एक्ट भी इंक्लूड होंगे, बट एक्ट होता क्या है वो नहीं डिफाइन किया हुआ उन्होंने, तो उसको हम इंक्लूसिव डेफिनेशन कह रहे हैं। तो एक्ट होता है मूवमेंट ऑफ मस्कुलर पार्ट ऑफ बॉडी, हम अपनी बॉडी को जैसे ही मूव करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, उसको हम कह रहे हैं कि हम एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। मस्कुलर पार्ट ऑफ बॉडी विच प्रोड्यूसेस certain consequences and those consequences are prohibited by law।
आपकी मस्कुलर पार्ट ऑफ बॉडी की मूवमेंट के कारण से कुछ कॉन्सिक्वेंस होता है। अब आप चल रहे हो तो मूवमेंट तो तभी भी हो रही है आपकी बॉडी पार्ट की, बट उसका कॉन्सिक्वेंस किसी उसमें नहीं हो रहा है कि कोई ऐसा एक्ट आपने नहीं कर दिया विच इज़ प्रोहिबिटेड बाय लॉ। तो यहाँ पे जो एक्ट होंगे वो क्या होना चाहिए, उसका जो आपका जो मूवमेंट है उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने चाहिए। आप ऐसा एक्ट कर रहे हो विच इज़ प्रोहिबिटेड बाय लॉ। प्रोहिबिटेड बाय लॉ कौन से एक्ट होते हैं, जिसके लिए प्रिस्क्राइब्ड कुछ पनिशमेंट होती है। अब किस चीज़ के लिए प्रिस्क्राइब्ड होगी, वो सारे जो ऑफेंसेस बीएनएस में हमें दिए हुए हैं। आगे लिखिए, देयरफॉर actus reus is a fundamental concept in criminal law. Actus reus is a fundamental concept in criminal law that refers to the physical act or unlawful omission. वो कहता है एक्टस रियाज में सिर्फ आपके फिजिकल एक्ट ही नहीं आएंगे। अभी जो हम ये एक्ट कह रहे थे ना, यहाँ पे हमने तो फिजिकल एक्ट की बात की है। यहाँ पे जो टर्म एक्टस रियाज है वहां पे सिर्फ आपके फिजिकल एक्ट ही नहीं रहने वाले। अगर आप ओमिशन कर रहे हो एंड दैट ओमिशन इज अनलॉफुल। अनलॉफुल कब होगा, अदरवाइज यू वर बाउंड टू डू दैट, बट आप उस चीज को नहीं कर रहे हो, आपने ओमिट कर दिया, तो वो अनलॉफुल हो जाएगी चीज। दोनों ही क्या मिलके बनाएंगे, एक्टस रियाज का पार्ट रहने वाले हैं। इसमें लिखिए that constitutes a criminal offense. तो एक्टस रियस का मीनिंग आपको यहाँ पे क्लियर हो गया। एक्टस रियस इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। एक्टस रियस वो कॉन्सेप्ट है इन क्रिमिनल लॉ दैट रेफर्स टू, किसको रेफर कर रहे हैं एक्टस रियस, किसी भी फिजिकल एक्ट को या फिर अनलॉफुल ओमिशन को, दैट कॉन्स्टिट्यूट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस, जिसके कारण से हम क्या कर रहे हैं, ऑफेंस। अब मैं सपोज कोई चीज नहीं करता, आज आपने क्लास के लिए आना था, आप नहीं आते, तो आपने ये क्या कर दिया, अदरवाइज आपने एक्ट करना था बट आप नहीं कर रहे। बट ये कोई क्रिमिनल एक्टिविटी थोड़ा ना, ये कोई क्रिमिनल ऑफेंस थोड़ा ना बना रहा है। क्रिमिनल ऑफेंस कब बनेगा, जब वो बीएनएस में दिया होगा। तो भले ही वो आपका ओमिशन हो रहा है आपके पार्ट में, बट वो ऑफेंस नहीं है। अब मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, एक्ट ही तो कर रहा हूँ, बट क्योंकि ये प्रोहिबिटेड नहीं है चलना, तो वो कोई ऑफेंस नहीं बनेगा। और अगर ऑफेंस नहीं है तो वो एक्टस रियाज में कवर नहीं होंगे। तो एक्टस रियाज में याद रख लेना, ये जो एक्ट है, एक्टस मींस एक्ट और ओमिशन दोनों आ जाएंगे। अगर वो एक्ट प्रोहिबिटेड बाय लॉ है तो वो हमारा क्या बन जाएगा, एक्टस रियाज। अगर वो प्रोहिबिटेड बाय लॉ नहीं है तब एक्टस रियाज नहीं बनने वाला। और एक्टस रियाज बनाना जरूरी है, बिना उसके क्राइम नहीं माना जाएगा। ठीक है, आगे लिखिए। इट इज वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट, नेक्स्ट पैरा में लिखना, इट इज वन ऑफ द essential element that must be proven to establish criminal liability, ब्रैकेट्स में लिख देना, along with mens rea। अलॉन्ग विद मेंजरिया मतलब सिर्फ एक्टस रियाज ही नहीं, हमें मस्ट भी प्रूवन होना चाहिए, मेंजरिया भी प्रूव करना पड़ेगा। जो एक्सेप्शंस है वो लेटर ऑन पढ़ेंगे। इट मीन्स कि जितने भी अब हम ऑफेंसेस पढ़ेंगे ना आने वाले टाइम में, चाहे मर्डर पढ़ेंगे, रेप का ऑफेंस पढ़ेंगे, थेफ्ट का ऑफेंस पढ़ेंगे, रॉबरी पढ़ेंगे, उन सब में एक्टस रियाज का होना जरूरी है। नो डाउट मेंजरिया का भी होना जरूरी है। बिना उसके, भले ही उस सेक्शन में कुछ भी लिखा हुआ है, बिना एक्ट के हम वो क्राइम कमिट नहीं मानेंगे कभी भी। ठीक है, इसको थोड़ा और डिटेल में लेके जा रहे हैं। हेडिंग बनाना, की आस्पेक्ट्स ऑफ एक्टस रियाज। ये डिटेल में इसलिए करवाना पड़ रहा है क्योंकि एग्जाम में आपसे
पूछा जा चुका है। फर्स्ट लिखना फिजिकल एक्ट की एस्पेक्ट्स में हम लिख रहे हैं। सबसे पहले तो की एस्पेक्ट्स ऑफ एक्टस रियस मतलब एक्टस रियस को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए, उसकी एसेंशियल्स लिख रहे हैं बेसिकली एक तरह से। तो सबसे पहले हम कह रहे हैं फिजिकल एक्ट का होना तो जरूरी है। फिजिकल एक्ट किस तरह का, सिंगल एक्ट या फिर सीरीज ऑफ एक्ट, दोनों ही कवर हो जाएंगे। तो इसमें रेड विथ लिख देना यहाँ पे, रेड विथ सेक्शन 2 सबसेक्शन 1। सेकंड लिखिए, इनको डिटेल में जा रहे हैं अभी कि फिजिकल एक्ट क्या होता है, ओमिशन क्या होता है, ठीक है। सेकंड इज ओमिशन। रेड विद सेक्शन 2 सबसेक्शन 25। किसका है ये? बीएनएस के हैं दोनों सेक्शंस। और अगर यही मुझे आईपीसी में देखना होता तो सेक्शन 33 ऑफ आईपीसी, आईपीसी के सेक्शन 33 में दी हुई है ये चीज़। थर्ड लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। पहले दो तो बिल्कुल सिंपल हैं, आपको समझ भी आ गए हैं क्योंकि थोड़ा बहुत मैंने बता दिया उसके बारे में। उतना ही लिखना है जितना मैंने आपको बताया, बट ये जो थर्ड एंड फोर्थ है मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें लिखना एक्टेस रियाज मस्ट बी, नहीं हैज़ टू बी वॉलेंटरीली, वॉलेंटरी, हैज़ टू बी वॉलेंटरी। फोर्थ लिखना कनेक्शन बिटवीन एक्टेस रियस एंड द कॉन्सिक्वेंस, एक्टेस रियस एंड द कॉन्सिक्वेंस मस्ट बी डायरेक्ट, मस्ट बी डायरेक्ट। इनका जो कनेक्शन है आपस में वो क्या होना चाहिए? इट मस्ट बी डायरेक्ट। फिजिकल एक्ट क्या होते हैं वो हमने ऊपर पढ़ लिया, मूवमेंट ऑफ मस्कुलर बॉडी पार्ट जो कि प्रोहिबिटेड हो। ओमिशन क्या होता है? अदरवाइज मैं उसको करने के लिए बाउंड बाय लॉ था बट मैं नहीं कर रहा उस चीज़ को। तो दोनों ही क्या, अल्टीमेटली क्या हो रहा है उससे? दोनों ही किसी ऑफेंस का रिजल्ट निकल रहा है दोनों में ही, तो फिर वो इसमें कवर हो रही है। दोनों तो अभी बता दिए मैंने आपको। तीसरा क्या हमारे पास? एक्टेस रियाज हैज़ टू बी वॉलेंटरीली। वॉलेंटरी क्या होता है आपको डिफाइंड है बेयर एक्ट में ही, सेक्शन 2 सबसेक्शन 33 निकालिए। पहले हमें आईपीसी का 39 में ये दिया होता था, सेक्शन 39 था आईपीसी का। बीएनएस में हमें सेक्शन 2 सबसेक्शन 33 में दिया हुआ है वॉलेंटरी। वैसे आपको इन जनरल तो उसका पता है मीनिंग, वॉलेंटरी का मतलब होता है मर्जी से जब हम किसी चीज़ को कर रहे हैं। बट यहाँ पे हमारे पास उसने डिफाइन किया हुआ है बेसिकली, ध्यान से देखना। वो कहते हैं पहले कहाँ दिया होता था ये? आईपीसी के 39 में। तो बीएनएस में ही अगर लिखा हुआ है आपके बेयर में तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखा होता तो लिख लेना साइड पे ही कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शन आईपीसी का। थ्रू आउट मैं कहीं पे नहीं भी बता रहा हूँ, आपको आईपीसी का कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शन साथ में ही लिखते रहना है। अब आप देखिए कोई चेंजेस नहीं है, जितना भी ये येलो वाला पार्ट है, हो सकता है ऑनलाइन में लाइट ग्रीन आपको नजर आ रहा होगा, ये जितना भी ये येलो वाला पार्ट है, येलो का मीन्स क्या था? कोई भी चेंजेस नहीं है। कुछ ग्रीन पार्ट आएगा इसका मतलब वो नया ऐड किया गया है। पिंक वाले पार्ट का मतलब है कि वो अमेंड किया गया है, ठीक है। वॉलेंटरी, अ पर्सन इज सेड टू कॉज एन इफेक्ट वॉलेंटरीली व्हेन ही कॉजेज इट बाय मीन्स, मतलब मैं अगर कोई चीज कर रहा हूं वो कब कहा जाएगा कि मैं वॉलेंटरीली कर रहा हूं उस चीज को? व्हेन it cause when he causes it by means whereby he intended to cause it। अगर मैं कोई एक्ट कर रहा हूं और मेरी इंटेंशन है उस चीज को करने की, तो कहा जाएगा कि मैंने वो एक्ट क्या किया? वॉलेंटरली किया। सपोज एक मिस्टर एक्स है, उससे मिस्टर ए की बहुत पुरानी कोई दुश्मनी चल रही है। अब मिस्टर ए कहता है इसको तो मैंने मार ही देना, इसको मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। और वो जाता है उसके घर में और सच में ही उसको गन पॉइंट पे गन से या फिर नाइफ से मार देता है, मान के चलते हैं। अब यहाँ पे उसको मारने के लिए उसकी क्या थी? इंटेंशन थी उसकी।
वो उसको मारना चाह रहा था, और अगर उसने इंटेंशंस के साथ उसको मारा है तो उसका ये जो एक्ट है, ही हैज डन इट वॉलेंटरली। दूसरी सिचुएशन, मिस्टर ए को कोई कहता है कि नहीं उसको मार दो, नहीं तो मैं आपके फैमिली मेंबर को मार दूंगा जो मेरी कस्टडी में, ऐसा कुछ कहता है उसको। तो इस वाली सिचुएशन में वो जाता है, वो एक्ट कर रहा है, बट वो अपनी मर्जी से नहीं कर रहा, वॉलेंटरली नहीं कर रहा वो चीज़, क्योंकि वॉलेंटरली कर रहा है या नहीं कर रहा बात की बात है, उसकी इंटेंशन नहीं है उस चीज़ को करने की, वो किसी प्रेशर में आके, कोर्जन में आके, किसी प्रेशर में आके वो चीज़ कर रहा है। तो यहाँ पे हमें वॉलेंटरली जो वो डिफाइन कर रहा है, वो कहता है कोई भी एक्ट वॉलेंटरली कब माना जाएगा? पहला, जब आपकी इंटेंशन है उस एक्ट को करने के लिए। कुछ सिचुएशन में ऐसा होता है मेरी इंटेंशन नहीं होती उस एक्ट को करने के लिए, बट फिर भी वो एक्ट हो जाता है, वो क्राइम कमिट हो जाता है। तो इंटेंशन तो नहीं होगी, तो क्या तभी भी वो वॉलेंटरली हो सकता है? आगे पढ़ते हैं। और बाय मीन्स विच एट द टाइम ऑफ एम्प्लॉइंग दोज मीन्स ही न्यू, उसको पता है, ही न्यू और हैड रीजन टू बिलीव टू बी लाइकली टू कॉज इट, यानी कि उसकी इंटेंशन नहीं थी बट उसको नॉलेज थी कि हाँ वो ये एक्ट करने जा रहा है। अब ये जो नॉलेज है इसका बेस्ट एग्जांपल है ये जो नीचे दिया हुआ है। सपोज करो एक मिस्टर ए है, वो एक पर्टिकुलर सोसाइटी में कुछ घर हैं, वहां पे वो आग लगाना चाहता है। उसका उसका सिर्फ इतनी इंटेंशन है कि मैं यहाँ आग लगाऊंगा, लोग भागेंगे और मैं पीछे से उनके घर में जाके जितना भी सामान वगैरह है वो चोरी वगैरह कर लूंगा। उसकी इंटेंशंस क्या है यहाँ पे? थेफ्ट कमिट करने की इंटेंशन सिर्फ इतनी है। वो उसने कभी ये चाहा ही नहीं कि वो आग लगाएगा और कोई मर जाए, वो नहीं मारना चाहता किसी को। तो यहाँ पे इंटेंशन टू कॉज डेथ तो नहीं है ना, बट यहाँ पे उसको नॉलेज जरूर है इस चीज की। हम ये मान के चलेंगे कि अगर आप कहीं पे आग लगा रहे हो और आपको पता है कि आग इतने लेवल पे जा सकती है कि अगर कोई वहां पे फंसा रह गया तो उसकी डेथ भी कॉज हो सकती है, भले ही आपकी इंटेंशन नहीं है, बट अगर आपको उस चीज के होने की नॉलेज भी है कि ऐसा हो सकता है, और अगर वो एक्ट हो जाता है तो माना जाएगा दैट एक्ट हैज बीन डन बाय यू वॉलेंटरली। इंटेंशनली किया नहीं किया फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे हमें क्या चाहिए? वॉलेंटरली। अभी हमने पढ़ा ना जो थर्ड पॉइंट क्या लिखा है हमने, कि इट मस्ट हैव बीन डन वॉलेंटरली। तो वॉलेंटरली एक बहुत वाइड टर्म है। जब मैं किसी चीज को इंटेंशनली कर रहा हूं, इट मीन्स कि मैंने वो काम कैसे किया? वॉलेंटरली किया। जब मैंने इंटेंशनली नहीं किया बट मुझे नॉलेज है कि मैं ये चीज कर रहा हूं, इट मीन्स कि मैंने वो एक्ट क्या किया? वॉलेंटरली किया। तीसरी सिचुएशन, ही हैड रीजन टू बिलीव टू बी लाइकली टू कॉज इट। उसके पास रीजन टू बिलीव है, वहां पे नॉलेज नहीं है। रीजन टू बिलीव क्या होता है? रीजन टू बिलीव उन्होंने अलग से आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। 29 पे आइए। 29 मतलब 2 सबसेक्शन 29, पहले 26 सेक्शन था आईपीसी का। ये रीजन टू बिलीव जो वहां पे टर्म यूज किया हुआ है वॉलेंटरली में, ये रीजन टू बिलीव यहाँ लिख देना रेड विद सेक्शन 29। आपको पहले बता दूं, बीएनएस में अगर आपको मार्क्स लेने हैं आईपीसी में, इंटरलिंक, दो तीन चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो सेक्शंस की इंटरलिंकिंग, आपस जब भी जहां पे भी आपको रीजन टू बिलीव मिल गया, आपको याद रहना चाहिए टिप्स पे 229 मैंने मेंशन करना ही करना है। कहीं पे वॉलेंटरली अगर आपको लिखने को मिल गया तो आपको याद रहना चाहिए कि मैंने 33 वहां पे मेंशन करना ही करना है, 2 सब सेक्शन 33। इंटरलिंकिंग सिर्फ विद इन ही की बात नहीं कर रहे हैं हम, दूसरे, मैं आपको क्रिमिनल मैनुअल क्यों कह रहा हूँ लेने के लिए, क्योंकि जब आप रिवाइज करोगे ना कल को, तभी भी आपको इंटरलिंक करना है उसको। आप देखो मैंने आपको स्टार्ट करवाया बीएनएस, हम वो सीआरपीसी का पूरा प्रोसीजर खोल के बैठ गए थे। तो इंटरलिंकिंग आने वाले टाइम में भी होनी है, मैं आपको डिफरेंट स्टेजेस से इंटरलिंक करवाऊंगा। जब सीआरपीसी करेंगे तब हम आईपीसी से इंटरलिंक करेंगे, एविडेंस भी बीच में आता रहेगा। तो यहाँ पे हम सेक्शन भी फिर साथ के साथ मेंशन करेंगे। आपके पास अगर बेयर एक्ट सिर्फ एक ही होगा बीएनएस का यहाँ पे, तो आप लिख नहीं पाओगे ना उसके ऊपर। अगर लिखना मुझे सीआरपीसी के वहाँ पे है कुछ, तो वो तो मेरे पास बेयर एक्ट ही नहीं होगा। तो अगर आपके पास इंडिविजुअल वाले बेयर एक्ट्स भी है तो तीनों को लेके आया करो, फिर ये कर लेना। अगर मैनुअल नहीं है आपके पास, सिंगल सिंगल बेयर एक्ट है, तो तीनों ही जब तक ये सब्जेक्ट चल रहा है तीनों आपने साथ में कैरी करने हैं। अब वॉलेंटरली में जो इसने रीजन टू बिलीव दिया हुआ है वो हमें यहाँ पे उसने एक्सप्लेन कर दिया। डेफिनेशन चल रही है ना सेक्शन 2 में, क्या लिखा हुआ है? अ पर्सन इज सेड टू हैव रीजन टू बिलीव अ थिंग इफ ही हैज सफिशिएंट कॉज टू बिलीव दैट थिंग बट नॉट अदरवाइज। अगर उसके पास सफिशिएंट कॉज था उस चीज को बिलीव करने के लिए, तब माना जाएगा ही हैज रीजन टू बिलीव। फॉर एग्जाम्पल, एक एक लेडी है, उसने मंगलसूत्र पहना हुआ है।
अब अगर किसी लेडी ने मंगलसूत्र पहना हुआ है या फिर वो शादी के बाद नया नया क्या कहते हैं उसको, चूड़ा, है ना, शादी के बाद लड़कियां जो नया नया चूड़ा पहनती हैं, तो इसमें आपके पास रीजन टू बिलीव क्या है कि वो बच्ची जो है वो मैरिड है या अनमैरिड है? मैरिड है। यानी कि उस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली वहां पे यही लिखा हुआ देखो, अ पर्सन इज सेड टू हैव रीजन टू बिलीव, माना जाएगा कि ही हैज रीजन टू बिलीव अ थिंग इफ ही हैज सफिशिएंट कॉज टू बिलीव दैट थिंग बट नॉट अदरवाइज। अगर उसके पास सफिशिएंट कॉज था उस चीज को बिलीव करने के लिए। एक पर्सन ने, ए ने बी के साथ शादी कर लिया, अब शादी के बाद उस पर चार्जेस लगाए जा रहे हैं कि ये किसी की वाइफ को क्रिमिनल एलोपमेंट का चार्ज लगा दिया। आगे जाके ये ऑफेंसेस पड़ेंगे कि कोई अगर ऑलरेडी मैरिड है उसकी वाइफ को भगा के ले गए आप, तो ये ऑफेंसेस अगेंस्ट मैरिज में आता है। अब वो कहते हैं मुझे तो पता ही नहीं था ये शादीशुदा, ना इसने मुझे बताया। तो मेरा जो ये एक्टस रियाज है, इट हैज़ नॉट बीन डन वॉलेंटरली, इसलिए मैंने कोई क्राइम नहीं किया, मुझे पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए। आप नहीं कह सकते वॉलेंटरली आपने नहीं किया, क्यों? क्योंकि यू हैव रीजन टू बिलीव, उस बच्ची ने, उस लड़की ने, उस फीमेल ने मंगलसूत्र पहना हुआ था, तो नहीं भी बताया तो आपके पास रीजन टू बिलीव थे कि शी इज ऑलरेडी मैरिड। तो अगर आपकी इंटेंशन से कोई एक्ट आप कर रहे हो, वन सेकंड, आपको इंटेंशंस नहीं है, आपको सिर्फ नॉलेज है, अपनी नॉलेज से आप वो चीज कर रहे हो कि ऐसा हो सकता है, या फिर आपके पास रीजन टू बिलीव है। तीनों सिचुएशन में माना जाएगा दैट यू हैव कमिटेड दैट एक्ट वॉलेंटरली। और यहाँ पे जरूरत क्या है, हमें रिक्वायरमेंट क्या है कि आपका जो एक्ट है एक्टस रियाज में, वो क्या होना चाहिए? इट मस्ट हैव बीन डन वॉलेंटरली। इंटेंशनली हमें नहीं चाहिए, अदरवाइज हमें नहीं चाहिए। वो इंटेंशनली के कारण से वॉलेंटरली हो रहा है, वो अलग बात है। हमें वो चाहिए कि वो एक्ट क्या होना चाहिए? वॉलेंटरली। तो जब आपने यहाँ पे ये लिखा है, ये जो नोट्स में आप लिख रहे हो वॉलेंटरली के आगे एरो बना लीजिए, यहाँ पे ऐसे करके एरो बना के लिख देना ना, रेड विद सेक्शन 233। 233 मतलब 2 क्लॉज 33 आपको याद रहना चाहिए। और ये जो सेक्शंस हम यहाँ पे कर रहे हैं, ये भूलने वाले सेक्शन है ही नहीं है। जो फालतू के सेक्शन होंगे मैं आपको उसमें ज़्यादा नहीं इंसिस्ट करूँगा कि याद रखने। आज हमने कितने किए हैं अभी तक? अभी हमने 3 ही तो पढ़े हैं सेक्शन, सिर्फ 4 हो गए। चलो रीजन टू बिलीव को मिला के 2(1) में क्या दिया हुआ है? एक्ट दिया। 2(1) तो वैसे ही याद रहेगा ना, और फिर 2 वैसे अल्फाबेटिकली दिए हुए हैं ये सारे हमें, ठीक है। फिर 225 हमने पढ़ा, ओमिशन दिया हुआ है, एक्ट को ओमिशन के साथ हम याद रखेंगे। 233 में हमारे पास क्या दिया हुआ है? वॉलेंटरली। अदरवाइज बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसलिए आपको याद ही रखना पड़ेगा। और फिर रीजन टू बिलीव हमें कहाँ दिया हुआ है? 229 में। पहले वो 26 सेक्शन में हमें दिया होता था। यहाँ तक क्लियर हो गया। फोर्थ हमने क्या लिखा? कनेक्शन बिटवीन एक्टस रियाज एंड द कॉन्सिक्वेंस। एक्टस रियाज, आपको ये चीज क्लियर हो गया? एक्टस रियाज क्या होता है? मेरा फिजिकल एक्ट, मेरा ओमिशन, या फिर ये दोनों चीजें जो हो रही हैं, इट मस्ट हैव बीन डन वॉलेंटरी। अगर ये इंग्रेडिएंट्स फुलफिल हो जाएंगे तो कहता है एक्टस रियाज तो हो गया वहां पे। बट जो मेरा एक्टस रियाज है एंड जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, उन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए, डायरेक्ट कनेक्शन। अब मैंने नहीं, ए ने सपोज बी को मारा, दोनों का झगड़ा होता है, ए ने बी को बहुत मारा, बी हॉस्पिटलाइज रहता है उसके कारण से, 4 दिन तक हॉस्पिटलाइज रहता है वो। अब मारा आपका एक्ट है वो, नो डाउट एक्टस रियस तो हो रहा है ना, किसी को मारना इज प्रोहिबिटेड बाय द लॉ। और आपने मारा तो आप इंटेंशनली कर रहे हो, वॉलेंटरली कर रहे हो अदरवाइज। अब ये सारी चीजें तो फुलफिल हो रही हैं। जो आपका मारना है और उसको जो चोट लगना है, आप उसको हर्ट पहुंचा रहे हो या ग्रीवियस हर्ट पहुंचा रहे हो, उसके लिए तो आप लाइबल हो गए ही हो गए। क्यों? आपका जो एक्ट था यहाँ पे और जो कॉन्सिक्वेंसेज हुए उसके चोट लगी, तो उनका दोनों का आपस का क्या है? डायरेक्ट कनेक्शन है। आपके मारने की वजह से उसको चोट लगी, उन दोनों का डायरेक्ट कनेक्शन है। एसेंशियल इंग्रेडिएंट जो है वो फुलफिल हो रहा है। बट सपोज उस पेशेंट की, यानी कि जो बी था, वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है और 10 दिन के बाद उसको हार्ट अटैक आ जाता है। 10 दिन के बाद उसको हार्ट अटैक आ जाता है। तो अब क्या हो गया? उसकी डेथ हो गई। आपका एक्ट क्या था? आपने उसको मारा, बट क्या आपके मारने के कारण से उसकी डेथ हो रही है? डेथ तो अदरवाइज हो रही है ना, आपके मारने के कारण से तो डेथ नहीं हुई। तो आपका जो एक्टस रियाज था और जो कॉन्सिक्वेंस हुए, यानी कि डेथ ऑफ दैट पर्सन, उनका डायरेक्ट क्या है? डायरेक्ट कनेक्शन ही नहीं है। और अगर डायरेक्ट कनेक्शन ही नहीं है तो एक्टस रियाज यहाँ पे एस्टेब्लिश नहीं होगा। यू विल नॉट बी लाइबल फॉर द डेथ ऑफ दैट पर्सन।
आप उसको सिंपल हर्ट या ग्रीवियस हर्ट पहुंचाने के लिए तो लाइबल हो सकते हो क्योंकि उनका डायरेक्ट कनेक्शन था, बट अदरवाइज इस चीज़ के लिए, डेथ के लिए आप लाइबल नहीं होने वाले। ये क्लियर हो गया? यही है, सिर्फ इतना सही है हमारे पास एक्टस रियाज। तो जब आपसे एग्जाम में पूछा जा चुके 2 बारी, तो मैं ये आंसर कर चुका हूँ एग्जाम्स में, तो आपसे एक्टस रियाज भी पूछा जा सकता है, मेंजरिया और भी इंपॉर्टेंट है, वो भी पूछा जा सकता है। तो जब भी आएगा, अकेला मीनिंग नहीं हमें वहां पे लिख के आना है, ये चारों पॉइंट्स आपको टिप्स पे करने हैं, ये लिख के आने हैं डिटेल में। तो अब इसको हम एक एक करके डिटेल में कर रहे हैं, ठीक है? इसमें लिखिए। अब दिवजोत का डाउट है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हैविंग नॉलेज एंड रीजन टू बिलीव। आप बताइए, हैविंग नॉलेज एंड रीजन टू बिलीव, हैविंग नॉलेज एंड रीजन टू बिलीव। देखो नॉलेज, इस अब वैसे मैं डिटेल में अब लिखवाने वाला हूँ आपको कि नॉलेज होता क्या है। नॉलेज का मतलब है अवेयरनेस किसी चीज की। आप एक, सपोज चंडीगढ़ की किसी विद इन स्ट्रीट, एक गली में, मतलब आपके घर के आगे जो स्ट्रीट है उसमें आप गाड़ी चला रहे हो 150 की स्पीड पे, एक बच्चा आ जाता है अचानक से आगे। आप ये थोड़ा ना कहो कि मुझे तो पता ही नहीं था कोई बच्चा आ जाएगा, तो मेरा तो एक्टर्स रियज ही नहीं है, मैंने ये वॉलेंटरली नहीं किया, मैं ना तो इंटेंशनली इसको मारना चाहता था, ना मेरे पास कोई रीजन टू बिलीव है, ना मेरी नॉलेज है। नॉलेज है आपके पास, आपको ये, आपको अवेयरनेस है, ये एक प्रूडेंट मैन से ये माना जा सकता है हमेशा, कि आपको ये समझ है कि अगर आप एक स्ट्रीट में 150 की स्पीड पे गाड़ी चला रहे हो और अगर कोई सामने आ गया तो आप इम्बैलेंस हो जाओगे, आप बचा तो पाओगे नहीं उसको। तो नॉलेज है, नॉलेज मतलब जो अदरवाइज आपको अवेयरनेस होती है। रीजन टू बिलीव में क्या होता है, आपके पास कुछ चीजें होती हैं सामने जिससे आपको वो चीजें पता लग रही है कि हाँ ये पक्का ऐसा होगा ही होगा। हाँ, उस चीज से, जैसे उसने मंगलसूत्र अगर उस बच्ची ने पहना हुआ है तो आप उससे इन्फर कर रहे हो कि पक्का ये मैरिड है। अनमैरिड थोड़ा ना मंगलसूत्र पहन के घूमेगी, है ना? चलिए आप अ, और भी चीजें होती है, लाइक एक घर की बेल बनाते बजाते हो, वहां पे किसी का नाम लिखा हुआ है मिस्टर राम सिंह, तो यू हैव रीजन टू बिलीव यहाँ पे कि यहाँ पे नॉलेज नहीं है आपको अदरवाइज वाली, बट रीजन टू बिलीव है कि ये घर किसका होगा, राम सिंह का होगा। तो ये कुछ चीजें आपके सामने आ रही है जिससे आप रीजन टू बिलीव करो, ठीक है, नॉट अदरवाइज। इसमें लिखिए। देखो क्या होता है, ये सारी चीजें मैं एक एक आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। इंटेंशन होती क्या है, इंटेंशन जो होती है ना वो आपकी अंदर ही अंदर इनकलकुलेट होती है, विद इन द माइंड। आपकी एक्चुअल में इंटेंशन क्या है, कोई प्रूव ही नहीं कर पाएगा। इंटेंशन के लिए कभी भी कोई डायरेक्ट एविडेंस होता ही नहीं। इंटेंशन के लिए हम हमेशा सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस लेके आते हैं। मेरे मन में क्या चल रहा है आप थोड़ा ना पहचान पाओगे, तो वहां पे वो कह रहा है कि मेरी इंटेंशन नहीं है, सर्कमस्टांशियल जो एविडेंसेस है हम नहीं लेके आ पाए वहां पे। ठीक है, तो इंटेंशन तो आप नहीं प्रूव कर पाओगे, बट वहां पे नॉलेज है या रीजन टू बिलीव है, वो अलग चीज हो गई ना। हम्म। हाँ। हाँ। नहीं, दोबारा बोलो, धीरे धीरे थोड़ा सा। हाँ, एक एक लड़की ने मंगलसूत्र पहना है, ठीक है, हाँ। मतलब इनका कहने का मतलब है कि उस लड़की ने मंगलसूत्र पहना है, मुझे पता, या अदरवाइज मुझे पता है कि इसकी शादी हो रखी है। नहीं, लाल साड़ी तो कोई भी पहन सकता है, अब लाल तो इस, हाँ। हाँ, डिग्रीज में नो डाउट डिफरेंस है, तीनों की डिग्रीज में डिफरेंट है, बट उनके इंग्रेडिएंट्स में भी डिफरेंस है। अब देखो ना, आपको पता है कि ये मिस्टर एक्स की वाइफ है, अब आप कहते हो मैंने करनी शादी इसी से, तो यहाँ पे आप आपकी, आपको पता था वो फैक्ट, और आप किसी रीजन से, इंटेंशन के पीछे कोई ना कोई आपका मोटिव होता है। हम करते हैं इसको डिटेल में, अब एक एक कॉन्सेप्ट को हम समझ रहे हैं, ठीक है, कि क्या होता है इंटेंशन, क्या होता है नॉलेज। इसको जब लिखवा रहा हूँ डिटेल में जा रहे हैं उसके बीच में, ठीक है। इसमें लिखिए। फर्स्ट, फिजिकल एक्ट। फिजिकल एक्ट, फिजिकल एक्ट क्या होता है? फिजिकली कुछ करना, फॉर एग्जाम्पल थेफ्ट, फॉर एग्जाम्पल थेफ्ट। द फिजिकल
एक्ट ऑफ टेकिंग, थेफ्ट में फिजिकल एक्ट क्या होता है? फिजिकल एक्ट ऑफ टेकिंग समवन एल्स प्रॉपर्टी विदाउट कंसेंट, विदाउट उसकी कंसेंट के हम उसकी प्रॉपर्टी ले रहे हैं, ये मेरा फिजिकल एक्ट है। थेफ्ट के ऑफेंस में, थेफ्ट में चोरी करने में क्या होता है, मैं किसी की प्रॉपर्टी बिना उसके कंसेंट के अगर ले रहा हूं तो ये फिजिकल एक्ट हुआ। वैसे लिखो, ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया। सेकंड लिखिए, होमिसाइड। होमिसाइड क्या होता है? किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग बाय ह्यूमन बीइंग, एक इंसान दूसरे को मार रहा है। तो यहाँ पे लिखिए द फिजिकल एक्ट ऑफ causing the death of another person, causing the death of another person। तो ये हम क्या पढ़ रहे हैं? फिजिकल एक्ट। थेफ्ट में फिजिकल एक्ट हुआ कि आपने उसकी प्रॉपर्टी उसकी कंसेंट के बिना उठा ली। होमिसाइड में फिजिकल एक्ट क्या हुआ? आप उसको उसकी डेथ कॉज कर रहे हो, ये आपका फिजिकल एक्ट हुआ। ठीक है, इसमें लिखिए सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 ऑफ BNS डिफाइंस एक्ट। सेक्शन 33 IPC लिख देना, IPC का सेक्शन 33 था, ब्रैकेट्स में लिख लेना। अंडर द डेफिनेशन द टर्म एक्ट एंड सीरीज ऑफ एक्ट, एक्ट एंड सीरीज ऑफ एक्ट आर crucial for understanding criminal liability, for understanding criminal liability। Act refers to a single deed or action that constitute an offense। आपका सिंगल एक्शन और डीड जो ऑफेंस बना रहा है उसको हम कहते हैं एक्ट। इट इंक्लूड्स बोथ एफर्मेटिव एक्शंस एंड omissions, affirmative actions and omissions, but BNS 2023 provide separate definition of omission अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 25। BNS में उसने सेपरेट डेफिनेशन दे दिया, बट किसी भी एक्टस रियस के लिए जो एक्ट की बात कर रहे हैं, इट ऑल्सो इंक्लूड्स ओमिशन। फॉर एग्जाम्पल a single instance of raising a hand to hit someone with intent to cause fear in the mind of other person। ये क्या ऑफेंस हो गया? असॉल्ट। आगे चल के पढ़ेंगे हम असॉल्ट क्या होता है। आप एक हैंड रेस कर रहे हो मारने के लिए, सामने वाले को ये बिलीव करा रहे हो कि यू आर अबाउट टू यूज फोर्स। आपने इस तरह से किसी की तरफ हाथ यूज किया, मारा नहीं है, सिर्फ एप्रीहेंशन क्रिएट कर रहे हो उसके माइंड में। तो ये आपका क्या है? ऐसे हाथ उठाना या उसकी तरफ करना उस चीज को, आप क्या कर रहे हो? आपका है तो सिंगल ट्रांजेक्शन है,
उस सिंगल ट्रांजैक्शन ने रिजल्ट किसको दिया, उसका एंड रिजल्ट क्या हुआ, एक ऑफेंस बन गया, कौन सा, असॉल्ट का। यानी कि वो जो सिंगल एक्ट आपने किया, दैट एक्ट वाज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। वो कहाँ पे लिखा है प्रोहिबिटेड था, वो आगे हम जब फिर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑफेंसेस पढ़ेंगे वहां पे देखेंगे बीएनएस में। तो ये हमने क्या पढ़ा, हमने सबसे पहले लिखा एक्ट में सिंगल एक्ट भी होता है और सीरीज ऑफ एक्ट भी होता है। एक्ट क्या होता है, ये सिंगल एक्ट की बात कर रहे हैं। एक्ट मींस एक्ट रेफर टू सिंगल डीड। अब हम लिखेंगे इसके बाद सीरीज ऑफ एक्ट। एक्ट का तो समझ आ गया आपको, सिंगल, ठीक है ना। अब सीरीज का लिखिए, सीरीज ऑफ, सीरीज ऑफ एक्ट रेफर्स टू मल्टीपल एक्शंस, मल्टीपल एक्शंस taken together that constitute, that constitute an offense। जब हम मल्टीपल आपके जो एक्शंस हैं उनको एक साथ लेंगे टेकन टुगेदर, वो एक क्या बना देगा, ऑफेंस बना देगा, उसको कहते हैं सीरीज ऑफ एक्ट। दीज एक्ट्स आर कनेक्टेड, सीरीज ऑफ एक्ट की बात हो रही है। दीज एक्ट्स आर कनेक्टेड इन सच अ वे that they collectively, they collectively form a single crime, they collectively form a single crime। वो जो आपके डिफरेंट मल्टीपल जो आपके एक्शन है वो इस तरह से आपस में कनेक्टेड होते हैं, जब उसको कंबाइन किया जाता है तो एक पर्टिकुलर कोई क्राइम माना जाता है, एक पर्टिकुलर कोई ऑफेंस मेड आउट होता है, ठीक है, इसलिए उसको कह रहे हैं सीरीज ऑफ एक्ट। एग्जाम्पल लिखिए, स्टॉकिंग, स्टॉकिंग एक ऑफेंस होता है, सेक्शन 354 डी में दिया हुआ है ये आईपीसी में, और सेक्शन 78 ऑफ बीएनएस। लेटर ऑन पढ़ेंगे तब देखेंगे सेक्शन, बट अभी हमने फिर भी रेफरेंस के लिए लिख लिया। 354 डी आईपीसी में दिया होता था, 78 जब हम यहाँ पे बीएनएस का पढ़ेंगे वहां पे स्टॉकिंग का ऑफेंस दिया हुआ है। स्टॉकिंग में होता क्या है, इसमें लिखिए, इसमें लिखिए, दिस इन्वॉल्व्स a series of actions such as following a person, such as following a person, monitoring their online activities, and sending unsolicited messages। Each individual act may or may not, अगर इंडिविजुअली इस एक्ट को देखें, मे और मे नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस ऑन ऑन इट्स ओन। सिंगल हो सकता है बनाए भी और हो सकता है उससे ऑफेंस ना भी बने, बट टुगेदर दे फॉर्म द ऑफेंस ऑफ स्टॉकिंग, टुगेदर दे फॉर्म ऑफेंस ऑफ स्टॉकिंग। तो यहाँ पे जो ये स्टॉकिंग का ऑफेंस बना वो सीरीज ऑफ एक्ट से बना, और हम ये नहीं बोलेंगे ये तो अलग अलग एक्ट हैं, तो एक्ट में सीरीज ऑफ एक्ट भी इंक्लूड होते हैं। तो सिंगल एक्ट से चाहे ऑफेंस बने चाहे सीरीज ऑफ एक्ट से ऑफेंस बने, एक ही बात है। सेकंड लिखना अब, ओमिशन, ओमिशन, इसमें लिखना डिफाइंड, कहाँ दिया हुआ है, 225 में। ओमिशन is defined under section 2 sub section 25 clause 25 of
BNS और सेक्शन 33 ऑफ IPC के 33 में दिया होता था। मीनिंग लिखिए। मीनिंग, व्हेन अ पर्सन इज legally bound to do some act, when some person is legally bound to do some act, does not do it, यानी कि omits to do it, जब वो उसको नहीं करता तब माना जाएगा उसने क्या कर दिया, ओमिशन कर दिया। और जो ओमिशन होता है, इट इंक्लूड्स सिंगल ओमिशन एज वेल एज सीरीज ऑफ ओमिशन। सिंगल ओमिशन एज वेल एज सीरीज ऑफ ओमिशन। तो इसमें तो फालतू में कुछ नहीं लिखवा रहा, आपको सेम ही है ऊपर वाले की तरह। बस आपको इतना याद रखना है, एक्ट में सिर्फ एक्ट ही नहीं होता, भले इन्होंने डिफाइन अलग अलग कर दिया, बट एक्ट का मतलब होता है इट ऑल्सो इंक्लूड्स ओमिशन। ओमिशन भी उसी का पार्ट है। आप किसी चीज़ को करने के लिए बाउंड थे, नहीं किया तो वो एक एक आपने क्या कर दिया, उसका रिजल्ट हुआ कि आपने कोई ऑफेंस कमिट कर दिया। आपको याद है जब हम BNSS कर रहे थे, CRPC जिन्होंने अगर किया हुआ है, तो मैंने आपको बताया था कि रिफ्यूज़ल टू रजिस्टर एन FIR, अगर पुलिस वाला FIR रजिस्टर करने से मना कर देता है तो उसने क्या कर दिया, ओमिशन कर दिया जिस चीज़ को वो लीगली बाउंड था करने के लिए। तो IPC में हम पढ़ेंगे उसके लिए क्या दिया हुआ है, पनिशमेंट दिया हुआ है, वो भी एक ऑफेंस है। तो ये ओमिशन का पार्ट हो गया। थर्ड लिखना है इसके बाद। थर्ड, ना दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। याद रखना, जब एग्जाम में अगर आपसे अकेला एक्टेस रियस पूछ लिया तो ऊपर वाले जो 2 पॉइंट्स लिखे हैं बहुत ज़्यादा मत उसमें एक्सप्लेन करने लग जाना कि लिखे जा रहे हो लिखे जा रहे हो। मेन जो वो सिंपल है उसमें कुछ है ही नहीं, एक एक लाइन में एक्सप्लेन करना उसको। मेन जो आपको एक्सप्लेन करना है, दिस इज द थर्ड वन। और देयर आर चांसेस कि वो अकेला आपसे यही पूछ लेते हैं कई बारी। ठीक है, इसमें लिखिए, एक्टेस रियस हैज़ टू बी वॉलेंटरी। एक्टेस रियस हैज़ टू बी वॉलेंटरी। अब ये जो वॉलेंटरी आपको दिया हुआ है, ये कहाँ दिया होता था, है अभी हमारे पास सेक्शन 233 ऑफ BNS। पहले दिया होता था सेक्शन 39 ऑफ IPC। एग्जाम में बहुत पूछा हुआ है, प्रीलिम्स में बहुत पूछा गया कि बताइए वॉलेंटरी किस सेक्शन में दिया हुआ है। 4 ऑप्शन आपको दे देगा, तो पहले तो 39 आपको याद रखना पड़ता था, अभी दोनों रखने पड़ेंगे, 233 हो जाएंगे याद। क्योंकि टाइम एंड अगेन जब हम इसको रेफर करेंगे, कोशिश करना कि साथ के साथ, आज अगर 4 सेक्शन हमने याद किया उसको घर जाके एक बारी रिकॉल जरूर करना है आपने, एक बारी 2 बारी जितनी बारी भी कर पाओगे तभी याद होंगे वो। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे हो जाएंगे ना ऐसे आने वाले टाइम में। इसमें लिखिए, इट प्रोवाइड्स, ये सेक्शंस की बात हो रही है, कैटेगरीज ऑफ एक्ट्स विच कैन बी branded as voluntarily, that is, ये जो सेक्शन है हमें ऐसे बता कैटेगरीज बता रहे हैं जिसको हम कहेंगे कि अगर ये चीज़ हुआ तो वो वॉलेंटरली आपने एक्ट किया है। तो कौन सी कैटेगरीज, 3 ही तो बताई है इसने हमें। इंटेंशनली अगर मैंने किया है, नॉलेज के साथ किया है, रीज़न टू बिलीव है, तो वो माना जाएगा वॉलेंटरली। आपको शॉर्ट मार्क शॉर्ट उसमें आ जाता है कि एक्सप्लेन द टर्म वॉलेंटरली, तो सेक्शन भी आना चाहिए, उसको इंटरलिंक करोगे फिर 229 से विद एग्जाम्पल्स, उसको आप लिख के आओगे, हो गया 5 नंबर के लिए। ठीक है, इसमें लिखिए, ए, इंटेंशन, बी, नॉलेज, एंड सी, रीजन टू बिलीव। रीजन टू बिलीव ब्रैकेट्स में लिखना, सेक्शन 229 ऑफ BNS। अब इन टर्म्स को ना हम बहुत डिटेल में थोड़ा कर रहे हैं,
क्योंकि बार बार ये यूज़ होनी है आगे भी। इंटेंशन है या नहीं है, हम किसी भी क्राइम को करेंगे, सपोज मर्डर ही पढ़ रहे हैं हम, एक पर्सन ने सामने वाले को इंटेंशनली मार दिया, तो वहाँ मैं आपको समझाऊंगा नहीं कि इंटेंशन क्या होती है। यहीं पे हम इन टॉपिक को, नॉलेज क्या होती है, इंटेंशन क्या होती है, रीज़न टू बिलीव क्या होते हैं, आगे कहीं पे किसी एक्ट में किसी क्राइम में अगर ये टर्म्स यूज़ भी की हुई हैं तो हम इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, सिर्फ अभी के लिए समझ के रख रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज इंपॉर्टेंट है सभी की सभी। इसमें लिखिए फर्स्ट इंटेंशन। इट इज़, मीनिंग लिख रहे हैं हम इसका, इट इज़ द हाईएस्ट स्टेट ऑफ mental alertness where mind gives directions, instructions to physical faculties to achieve certain objectives, to achieve certain objectives। इंटेंशन डिफाइंड नहीं है कहीं पे हमें एज सच, बीएनएस में जब हम पढ़ेंगे इंटेंशन एज सच नहीं है, बट यहाँ पे हमें वो क्या कह रहा है, इंटेंशन मतलब हम समझने की कोशिश कर रहे हैं जजमेंट्स के थ्रू, जो हमारे पास इसकी इंटरप्रिटेशन निकल के आती है। इट इज़ द हाईएस्ट स्टेट ऑफ मेंटल अलर्टनेस। हमारा माइंड जब हमें ये कमांड देता है किस चीज़ के लिए, वेयर माइंड गिव्स डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शंस टू फिजिकल फैकल्टीज टू अचीव सर्टेन ऑब्जेक्टिव, कि मुझे ये चीज़ करना है। अब सपोज आपने वो मूवी देखी है, रुस्तम मूवी देखी है सभी ने, वैसे वो किसी केस के ऊपर, ये केएम नानावती वाला केस हम यहाँ पे भी पढ़ेंगे वो। अब रुस्तम मूवी में क्या होता है, वो जो उसका हस्बैंड होता है, वो जब वापस आता है उसको अपने वाइफ के बारे में पता लगता है, तो क्या होता है उसके सडनली माइंड में क्या आता है कि मैं उस इंसान को मार दूंगा, यही आता है। यानी कि इट इज़ द हाईएस्ट स्टेट ऑफ मेंटल अलर्टनेस, उसके माइंड की हाईएस्ट स्टेट थी, जहां पे उसने क्या डिसाइड किया, जहां पे उसका माइंड, वेयर माइंड गिव्स डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस, उसको इंस्ट्रक्शंस दे रहा है कि उसने ऐसा किया, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, टू फिजिकल फैकल्टीज टू अचीव सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स। जब आपके माइंड ने बोल दिया कि मैं गन लेके जाऊंगा और उसको मार दूंगा, तो आपकी इंटेंशंस वहां पे आ गई है, ठीक है। इंटेंशंस अदरवाइज आप किसी की बता नहीं सकते कि क्या इंटेंशंस थी, क्योंकि वो अंदर ही अंदर इनकलकेट होती है, बट वेरियस सर्कमस्टांसेस से पता चलता है कि सामने वाले की इंटेंशन थी या नहीं थी। अब सपोज कीजिए एक एक कोई, अब यहाँ इसी वाले केस को ले लो, रुस्तम वाले केस को, अब यहाँ पे मोटिव का एक रोल प्ले हो जाएगा। मोटिव अदरवाइज किसी क्राइम के लिए एसेंशियल नहीं होता, अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे उस चीज़ को। इंटेंशन को प्रूव करने के लिए हम मोटिव को, एक रेलेवेंसी हो जाती है, मोटिव को आगे लेके आ सकते हैं कि देखो उसकी वाइफ का ऐसे ऐसे उस पर्सन के साथ कुछ अफेयर था, उसके इसलिए उसके पास मोटिव था उसको मारने का, और उस मोटिव से इंटेंशन उसकी क्या हुई, इनकलकेट हुई। तो ये इस तरह से कोर्ट में प्रूव की जाती हैं चीज़ें। मोटिव अलग चीज़ हो गया, मोटिव उससे पहले आता है, फिर हमारी इंटेंशन होती है। किसी मोटिव के कारण से इंटेंशंस बनती होती है। इंटेंशन कब मानी जाएगी, जो हाईएस्ट स्टेट, जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे ये करना है। सपोज जब आप एलएलबी कर रहे थे, आप में से अभी कुछ कर भी रहे होंगे, या जब आप सब कर रहे थे उस समय हमें था कि चलो आगे चल के हम जुडिशरी करेंगे, बट जैसे आप एलएलबी पास हुए या जैसे आपने डिसाइड किया कि नहीं अब तो मुझे करनी ही करनी है, तो उससे पहले भी आप सोच रहे, मैं आपको, देखो ये कोई क्राइम नहीं है जुडिशरी करना, बट मैं आपको वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ कि इंटेंशंस कैसे बन रही हैं। इन जनरल हम इंटेंशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले जब आप एलएलबी कर रहे हो, उस समय जब आपके मन में आया होगा फर्स्ट टाइम कि मुझे जुडिशरी करना है, दैट वाज नॉट द हाईएस्ट स्टेट ऑफ माइंड, अभी बस आया मन में। बट एक टाइम ऐसे आता है, वो पीक टाइम, जब मैं ये अपनी जो फिजिकल फैकल्टीज है उसको कहता हूँ नहीं अब तो चलो करनी ही करनी है, ठीक है। तो वो हाईएस्ट स्टेट ऑफ उसकी हम बात कर रहे हैं इंटेंशन के लिए, जब मैं अपनी फिजिकल फैकल्टीज को ये डायरेक्शंस दे रहा हूँ, इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ कि ये दिस इज द पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव जो मुझे अचीव करना है। ऐसे ही किसी भी क्राइम के लिए इंटेंशन तब मानी जाएगी जब मैं उस चीज़ के लिए वो कर रहा हूँ।
अभी ये पंजाब में वो सिंगर का मर्डर हुआ, सिद्धू मूसेवाला, तो जिसने भी उसको मारा होगा, अब उसमें देखो वो एक दिन का तो काम नहीं था, सबसे पहले उनको, उनके पास सबसे पहले मोटिव होगा कि क्यों मारना चाह रहे हैं उन्होंने, हो सकता है उसने उनके साथ कुछ बुरा किया हो, वो मोटिव आया, अब वो सोचना शुरू कर दिए उसके ऊपर कि नहीं हमें उसको मारना है। तो मारना है, अभी वो हाईएस्ट स्टेट पे नहीं आए हैं, बट जब फाइनली उन्होंने डिसाइड कर दिया कि अपने फिजिकल फैकल्टीज को वो डायरेक्शन ही दे दी कि चलो और मारो, वो इंटेंशंस होती हैं वहाँ पे। ठीक है, किसी भी क्राइम की कुछ स्टेजेस होती हैं, वो लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, बट अभी हम सिर्फ एक इंटेंशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें लिखिए नोट, टू प्रूव state of mind oblique intention, state of mind oblique intention, there is no direct evidence, क्राइम के केस में हम बात करें, नो डायरेक्ट एविडेंस, इट इज ऑलवेज प्रूव्ड बाय circumstantial evidences। जब आप कहते हो, जब हम आगे चल के ऑफेंसेस पढ़ेंगे ना, किसी ऑफेंस में इंटेंशन, आगे हम उसमें भी गिल्टी माइंड जब हम पढ़ेंगे मेंजरिया, उसमें भी इंटेंशन पढ़ेंगे। मेंजरिया कहीं पे टर्म यूज नहीं किया हुआ, बट जितनी भी डेफिनेशन है क्राइम की, वहां पे डिफरेंट शेड्स ऑफ मेंजरिया यूज किए हुए हैं। डिफरेंट शेड्स ऑफ मेंजरिया क्या होते हैं, यही सब चीजें, इंटेंशन, नॉलेज, फ्रॉडुलेंट, आगे जाके ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो वहां पे किसी, जैसे मर्डर का ऑफेंस है, अगर वहां पे लिखा हुआ है कि इंटेंशनली किल समवन, तो इंटेंशन तो वहां पे यूज कर दिया ना। अब वो इंटेंशन फॉर्म हो रही है या नहीं हो रही है, कोर्ट में प्रूव करना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर पर्सन ने इंटेंशनली इसको मारा है। तो वो इंटेंशन को आप डायरेक्ट प्रूव ही नहीं कर पाओगे, कुछ होता ही नहीं है उसका डायरेक्ट प्रूफ। आपको इधर उधर के एविडेंसेस, उस सर्कमस्टांस से रिलेटेड एविडेंसेस लाने पड़ेंगे, जिसके बेसिस पे कोर्ट ये कंक्लूजन ड्रॉ करेगा कि हाँ इसने ये चीज इंटेंशनली की है। ठीक है, फिर इसमें लिखिए आगे, थ्योरीज रिलेटेड टू स्टेट ऑफ माइंड। ये जो इंटेंशन और स्टेट ऑफ माइंड है, इससे रिलेटेड थ्योरीज की बात कर रहे हैं हम। फर्स्ट लिखना, एवरी पर्सन इज प्रिज्यूम्ड टू नो द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हिज और हर ओन एक्ट। जो आप कर रहे हो उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको पता हैं, ये सपोज किया जाता है। एवरी पर्सन इज प्रिज्यूम्ड टू इंटेंड दोज कॉन्सिक्वेंसेस। ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि हाँ आप यही कॉन्सिक्वेंस करना चाहते थे। ये दो थ्योरीज है, वैसे लिख लेना, इसमें बी पॉइंट लिखना है इसमें। और बी मीन्स हम इसमें, बी नहीं मतलब ये फर्स्ट आपने लिखा ना, इंटेंशन लिखा, अब हम नॉलेज लिख रहे हैं इसी का। ठीक है, मतलब इसी तरह से लिख लेते हैं, नॉलेज। नॉलेज के लिए मैं आपको लिखवा नहीं रहा हूँ, आप इसमें लिख लेना रेफर एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन, लिख लेना इलस्ट्रेशन टू सेक्शन 233 BNS। यहाँ नहीं लिखवा रहा हूँ, नॉलेज के लिए हमें वहीं से ही क्लियर हो जाएगा। मैं वो पढ़ा देता हूँ आपको एक बारी। 233 में देखो मेरे पास ये इलस्ट्रेशन, मैंने आपको बेयर में मार्क जरूर करवा दिया था कि ही न्यू जो लिखा हुआ है इसको मार्क करके आप ऐसे एरो बना लेना। ठीक है, बेयर पे बना भी होना चाहिए। क्या लिखा है देखो, ए सेट्स फायर बाय नाइट, ए ने रात में कहीं आग लगा दी, टू एन इनहेबिटेड हाउस इन अ लार्ज टाउन, एक कोई कम्युनिटी थी, कोई रहते होंगे लोग वहां पे, उसने आग लगाया। फॉर द पर्पज, उसका पर्पज क्या था, ऑफ
फैसिलिटेटिंग अ रॉबरी, वो फैसिलिटेट करना चाहता था कि मैं आग लगाऊंगा और ये लोग आके वहां पे रॉबरी करेंगे, ठीक है। एंड डज कॉजेज डेथ ऑफ अ पर्सन, उसके आग लगने से क्या हो जाता है, किसी पर्सन की डेथ हो जाती है। हेयर ए मे नॉट हैव इंटेंडेड टू कॉज द डेथ, इंटेंशन तो नहीं है ना, हो भी सकती है इंटेंशन हो डेथ कॉज करने की, बट वो तो प्रूव करने की बातें हैं। बट हम कह रहे हैं कि हो सकता है उसकी इंटेंशन नहीं है, अगर वो प्रूव कर लेता कि मैंने थोड़ा ना मारना चाहा था, तो ही मे नॉट हैव इंटेंशन टू कॉज डेथ एंड इवन बी सॉरी दैट डेथ हैज बीन कॉज्ड बाय हिज एक्ट, भले ही वो बहुत शर्मिंदा है कि मेरे एक्ट से क्या हो गया, डेथ कॉज हो गई सामने वाले की, ना वो चाहता था किसी को मारना और बहुत गिल्टी भी महसूस कर रहा है कि किसी की डेथ हो गई है। येट इफ ही न्यू दैट ही वॉज लाइकली टू कॉज डेथ ही हैज कॉज डेथ वॉलेंटरली, अगर उसको ये नॉलेज थी कि इसके एक्ट से, अब नॉलेज थी या नहीं वो कैसे पता चलेगा, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच केस, अगर वो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस यानी कि आग इतने लेवल पे उसने लगाई थी, तब तो नॉलेज मान के ही चलेंगे ना कि आप इतने लेवल पे आग लगा रहे तो आप तो प्रिज्यूम्ड है कि नॉलेज है आपको कि इसमें तो कोई जल के मर भी सकता है, ठीक है। आप किसी के घर में आग लगा रहे हो, पहले क्या करते हो, घर को बाहर से लॉक कर दिया, फिर आग लगा दिया उस घर में। अब आपको पता है कि आप कह रहे हो मैं मारना थोड़ा ना चाहता था इनको, वो तो निकल ही नहीं पाएंगे ना घर से बाहर, तो नॉलेज तो है आपको अगर आपकी इंटेंशंस नहीं भी थी तो यहाँ पे वो कहते हैं अगर उसको नॉलेज है तो फिर उसके एक्ट को हम क्या कहेंगे कि उसने वो वॉलेंटरली ही किया है, भले इंटेंशन नहीं भी क्यों नहीं है, ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट लिखिए। ये थर्ड हो जाएगा यानी कि सी, रीजन टू बिलीव, रीजन टू बिलीव, इसमें भी सिंपल लिख देना रेड विद सेक्शन 229, 229 बेयर पे लिख लेना, या यहाँ पे भी और बेयर पे भी दोनों जगह पे लिख लेना 229 के आगे बेयर में, एग्जाम्पल मंगलसूत्र, बस इतना लिख देना आप समझ जाओगे, ठीक है। डिटेल में लिखना, डिटेल में लिख लेना, बस आपको पता होना चाहिए कि हाँ रीज़न टू बिलीव होता क्या, उस चीज़ से आप समझ जाओगे। चलिए, इसके बाद फोर्थ पॉइंट है, ये मेन में हम क्या कर रहे थे, कनेक्शन बिटवीन, थर्ड था ना ये, हमने ए बी सी लिखा है या 1 2 3, बस ये फोर्थ पॉइंट हो जाएगा, कनेक्शन बिटवीन दी actus reus and consequences must be direct, must be direct, इसमें लिखना there is a journal rule, there is a journal rule that a person is liable only for those consequences, those consequences of his actus reus which are actus reus which are direct, proximate and immediate, immediate result of his actus reus, पर्सन सिर्फ उसी के लिए लाइबल होगा, डायरेक्ट का मतलब डायरेक्ट तो बिल्कुल ही डायरेक्ट हो गया, ठीक है, प्रॉक्सिमेट कॉज भी अगर है वो उसका तभी भी लाइबल हो जाएगा, इमीडिएट उसके कारण से ही वो चीज़ें हो रही हैं तभी भी लाइबल हो जाएगा। इसमें लिखिए एक्सेप्शंस, exceptions where
दिस प्रिंसिपल इज नॉट एप्लीकेबल। ये जो जनरल प्रिंसिपल हमने ऊपर लिखा है, इट इज़ नॉट एप्लीकेबल एंड अ पर्सन इज लायबल इवन फॉर द एक्ट्स डन बाय अनदर पर्सन। आपका एक्ट ही नहीं है, एक्ट ही कोई और कर रहा है, बट लाइबिलिटी आपकी भी बन रही है उसमें। वाइकेरियस लाइबिलिटी, हम ये पढ़ते होते हैं कॉन्सेप्ट। सिर्फ वही एक्सेप्शन है, स्पेसिफिक सेक्शंस दिए हुए हैं हमें बीएनएस में। आप 4 लोग मिलके रॉबरी करने जा रहे हो और एक बाहर खड़ा हो जाता है, गाड़ी स्टार्ट करके रखता है कि आप अंदर एक्ट करो और मैं भगा के ले जाऊंगा आपको सबको। तो भले ही एक्ट रॉबरी वाला जो मेन एक्ट था उसमें उसका पार्टिसिपेशन नहीं था, बट उसकी इक्वल लाइबिलिटी बनने वाली है, वाइकेरियस लाइबिलिटी बनने वाली है वहाँ पे। तो वैसे तो जनरल रूल यही है कि आप अपने जो एक्ट है उसी के लिए लाइबल होगे, किसी और के एक्ट के लिए लाइबल नहीं होते। बट ये कोई एब्सोल्यूट रूल नहीं है, इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसको हम कहते हैं वाइकेरियस लाइबिलिटी। इसमें लिखिए फॉर एग्जाम्पल वाइकेरियस लाइबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्ज़ाम के लिए। आपसे 5 मार्क्स में पूछ लेगा कि एक्सप्लेन वाइकेरियस लाइबिलिटी। तो इसके लिए हम लेटर ऑन जो सेक्शंस पढ़ेंगे वो हैं सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 बीएनएस, सेक्शन 34 हुआ करता था आईपीसी का, सेक्शन 34 हुआ करता था इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। आपने वो सारी चीज़ें एलएलबी करते हुए पढ़ी होंगी, कोई चेंजेस नहीं है, वही है। अभी इसलिए नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि लेटर ऑन का टॉपिक है, जब ये सेक्शन उठाएंगे डिटेल में जाएंगे। अभी सिर्फ इतना लिख के रख रहे हैं कि वाइकेरियस लाइबिलिटी पूछ लिया तो मुझे ये सारे एक्सप्लेन वहाँ पे करने पड़ेंगे। सेक्शन 54 बीएनएस, सेक्शन 114 आईपीसी, ये अबेटमेंट वगैरह के सेक्शंस हैं, लेटर ऑन पढ़ेंगे इसको भी। सेक्शन 190 बीएनएस, सेक्शन 149 आईपीसी, कॉमन ऑब्जेक्ट वगैरह जो हम पढ़ते होते हैं, ये वाइकेरियस लाइबिलिटी के सेक्शन है। टिप्स पे हो जाएंगे ये सारे सेक्शंस आपको, बट लेटर ऑन। अभी तो बीएनएस हम स्टार्ट भी नहीं कर पाए अच्छे से, बट यहाँ लिख लेना कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोनों ही, जो थर्ड वाला पॉइंट लिखा है वो भी, और ये जो फोर्थ हम कर रहे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 मार्क्स के लिए देयर इज़ हाई प्रोबेबिलिटी कि आपसे पूछा जाता है। और जब पूछा जाएगा, जो मैं अभी लिखवा रहा हूँ वो तो लिखना ही लिखना है आपको, बट इनको भी थोड़ा थोड़ा फिर लिखोगे। ये मैं इसलिए नहीं अभी आपको लिखवा सकता क्योंकि इनको समझाने के लिए एक एक क्लास से ज़्यादा क्लासेस चाहिए, तो हम इसी पे स्टक हो जाएंगे। तो कल को जब हम 34 और 119 149 पढ़ेंगे उठा के आईपीसी में से बीएनएस के कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शन, तो 2 2 3 3 क्लासेस उसी पे चले जानी है, तब आपको टिप्स पे हो जाएंगे। वो इसमें लिखिए। हाँ लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, ठीक है। इसमें लिखिए अ पर्सन इज ऑलवेज answerable to those consequences of actus reus which are direct and proximate result of his actus reus। जो डायरेक्ट एंड प्रॉक्सिमेट रिजल्ट होता है, यही जनरल रूल है, उसके लिए लाइबल होता है। अ पर्सन, नेक्स्ट पैरा में लिखना, अ पर्सन इज नॉट आंसरेबल फॉर ईच एंड every consequence which has originated from his actus reus। देखो हमने क्या किया अभी के लिए, आप समझिए। मैंने आपको ये जर्नल रूल लिखवाया सबसे पहले, हमने यहाँ पे मार्क भी कर दिया, देखो जर्नल रूल, ठीक है। ये जर्नल रूल यहाँ से लेके यहाँ तक चल रहा है। ये जो एक्सेप्शंस हैं, हमने सिर्फ एक्सेप्शन को लिख दिया यहाँ पे, बट इसको किया नहीं है अभी हमने एक्सेप्शंस को डिटेल में। तो ये इसके बाद जो अब हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये सारा क्या कर रहे हैं, जर्नल रूल को ही एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जर्नल रूल को एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक्सेप्शन लेटर ऑन हम करेंगे डिटेल में जाके, क्योंकि लंबी क्लासेस लगेंगे उसमें।
इसमें लिखिए, हेडिंग कर लेना, डायरेक्ट, डायरेक्ट एंड इमीडिएट कॉन्सिक्वेंस। डायरेक्ट एंड इमीडिएट कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं इसमें लिखना, विच अ पर्सन कैन foresee, which a person can foresee, anticipate and expect in normal course of things। नॉर्मल कोर्स ऑफ थिंग, नॉर्मली अगर वो आप एंटिसिपेट कर सकते हो, फोर्स ही कर सकते हो। आपने एक पर्सन को सिर पे रॉड मारी, अब वो 4 दिन से हॉस्पिटलाइज्ड है और घर पे उसको छुट्टी भी हो जाती है, बट 2 दिन के बाद उसकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे आप फोर्स ही कर सकते हो कि वही इंजरी वहाँ पे उसको, उसका कॉन्सिक्वेंस बना डेथ का। यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो वो चीज़ें, तब तो वो माना जाएगा कि डायरेक्ट और प्रॉक्सिमेट कोज है। बट अगर उसका वो होता है, क्या कहते हैं, पोस्टमार्टम वगैरह होता है, उसमें आ जाता है कि नहीं ये तो हार्ट अटैक से हुआ है। तो अगर वो हार्ट अटैक किसी और उसके वजह से हो रहा है, आपके उसकी वजह से नहीं हो रहा, फिर डायरेक्ट में हम उसको नहीं लेके जाएंगे। फिर इसमें लिखिए आगे, दैट इज, इट इज कंटेम्पलेटेड एट द टाइम ऑफ डूइंग एक्टस रियज, कि आपका एक्टस रियज ही इस लेवल का था कि यू कैन एक्सपेक्ट कि हाँ यही होने वाला है इससे। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल विच इज एप्लीकेबल टू एवरी सिचुएशन। आप नहीं बताओगे ये डायरेक्ट कॉज था उसका या नहीं था, ये डिपेंड करता है, ईच केस इज टू बी डिसाइडेड इन रेफरेंस टू इट्स ओन, इन रेफरेंस टू इट्स ओन फैक्ट्स एंड circumstances, in reference to its own facts and circumstances। each case individually उसके फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसिस पे डिपेंड करता है। नोट में लिखिए, इफ द कनेक्शन बिटवीन एक्टस रियस एंड consequences is uncertain, uncertain, not clear, आपको नहीं पता चल रहा कि उसका जो कॉन्सिक्वेंस है वो एक्टस रियस के कारण से ही, आपके एक्ट के कारण से ही हो रहा है, देन doubt is there and benefit of doubt always, याद रख लेना, benefit of doubt always goes to the accused। benefit of doubt हमेशा accused की फेवर में जाता है। आप अगर उस चीज़ के कनेक्शन को डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस से एक्टस रियाज को नहीं प्रूव कर पा रहे हो उस सर्कमस्टांसिस में, प्रोसिक्यूशन के ऊपर है ना सारा बर्डन जब वो प्रूव करेगा। बट अगर वो नहीं कर पा रहा और कुछ डाउट आ रहा है, अनसर्टेनिटी है कि क्या हो रहा है इससे डायरेक्ट लिंक या नहीं हो रहा है, तो वो बेनिफिट जो है वो डाउट का बेनिफिट किसको मिलेगा, एक्यूज को मिलेगा, एक्विटल हो जाएगा इसी बेसिस पे। एग्जाम्पल लिखिए, बस लास्ट है ये, इफ देयर इज लॉन्ग इंटरवल गैप बिटवीन एक्टस एंड कॉन्सिक्वेंस, एक्टस रियस पूरा ही लिख लेना, ठीक है, एक्टस रियस एंड कॉन्सिक्वेंस, it may be taken as breaking the connection
बिटवीन दी टू। आपने मारा किसी को, हॉस्पिटलाइज रहता है 4 दिन के लिए, डिस्चार्ज हुआ, 1.5 महीने के बाद 2 महीने के बाद उसकी डेथ हो जाती है। अभी तो गैप आ गया ना। अब यहाँ डाउट क्रिएट हो गया कि क्या उसी मारने की वजह से डेथ हुई थी या अदरवाइज कोई डेथ हुई है। पोस्टमार्टम करवाया, वहाँ पे क्लियर नहीं हो पाई चीज़ें। तो अब यहाँ पे जब डाउट आ गया तो बेनिफिट ऑफ डाउट किसको मिलने वाला है? एक्यूज को मिलने वाला है। ठीक है, तो हमने एक्टेस रियाज पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया। एक्सेप्शंस वगैरह इसकी बाद में देखेंगे। हमें ये समझ आया एक्टेस में एक फिजिकल एक्ट होना चाहिए, वो भी एक्टेस रियाज होता है। कोई ओमिशन हो रहा है वो भी एक्टेस रियाज का पार्ट है। फिर हमने पढ़ा कि जो एक्टेस रियाज है इट मस्ट बी वॉलेंटरली। ठीक है, इट हैज़ टू बी वॉलेंटरली। वॉलेंटरली बहुत इंपॉर्टेंट, डिटेल में तीनों इंग्रेडिएंट्स आपने याद रखने हैं। सेक्शन याद रहेगा तो अपने आप याद आ जाएंगे। और लास्ट हमने पढ़ा देयर मस्ट बी डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन एक्टेस रियाज एंड द कॉन्सिक्वेंस। जो इफेक्ट है उसका डायरेक्ट, प्रॉक्सिमेट या फिर इमीडिएट इफेक्ट उसका होना चाहिए। ठीक है, इस रूल की कुछ एक्सेप्शंस है जो हम लेटर ऑन डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ हमने वहां पे लिख के रख दिया है। इस क्लास को कल कंटिन्यू करेंगे। मेंजरिया का टॉपिक अब हम कल स्टार्ट करेंगे। एक्टेस रियाज अच्छे से रिवाइज कर लेना। मेंजरिया करने के बाद हम कुछ और डेफिनेशंस करेंगे जो आगे चल के हमारे पास यूज होंगी। ठीक है, इस वीक में ये डेफिनेशन ही चलेंगी जो आगे चल के यूज होगी, और फिर हम बेसिकली डिटेल में बीएनएस स्टार्ट कर देंगे ऑफेंसेस को। ठीक है, बट ये जो हम बेस बना रहे हैं ना, ये चीज़ें आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए। अगर ये क्लियर नहीं होगी तो ऑफेंसेस को पढ़ने का मज़ा नहीं आएगा। आप एक चीज़ समझना, इसका देखो कितना बेनिफिट क्या मिलने वाला है आपको। आपने देखा एक ट्रायल कोर्ट जजमेंट देता है, ऊपर वाली कोर्ट में जाके, अभी की बात कर लो, वो चलो उसके ग्राउंड्स कुछ और थे, उनाव वाले रेप केस की मैं बात कर रहा हूँ। हाई कोर्ट ने बेल वगैरह, हालांकि वो मेरिट्स पे गए नहीं है, बट ऐसे ही केसेस में क्या होता है, वो उसकी पूरे की डेफिनेशन चेंज कर देते हैं। कल को जब आपके पास केसेस चलेंगे ना, अभी तक तो हम ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं, पूरी बहस किस पे चल रही होगी कि देखो कोई डायरेक्ट कनेक्शन ही नहीं है, बाकी सारी चीजें हो रही है। जब डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है तो क्राइम नहीं हो सकता। आप कैसे समझ पाओगे कि डायरेक्ट कनेक्शन है या नहीं है? वो जब डिटेल में आपने उस चीज को पढ़ा होगा, जब आपको नॉलेज होगी, तभी तो चीजें कर पाओगे। इंटेंशन क्या होती है, नॉलेज क्या होती है, ये सारी चीजें आपको डिटेल में रखनी पड़ेगी। कल उस टॉपिक पे जाएंगे डिटेल में, इंटेंशन क्या होती है, नॉलेज क्या होती है, या मोटिव क्या होता है, ये सारी चीजें कल की क्लास में। ठीक है।